नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जी। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत की ये उन शुरुआती शहरी संस्कृतियों में से एक है जो मतलब आज भी हमें चौंका देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो शोध हैं, वो बताते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये लोग कमाल के शहर बसा रहे थे, हाँ। व्यापार कर रहे थे और एक बड़ा जटिल जीवन जी रहे थे। तो चलिए आज इसी प्राचीन दुनिया के कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआती शहर नहीं थे, बल्कि अपने समय के हिसाब से देखें तो इंजीनियरिंग, प्लानिंग और सामाजिक संगठन के अद्भुत नमूने थे। इनकी कई बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सही में। हाँ, सबसे पहले तो उनके शहरों की बनावट ही देखिए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों को देखें तो पता चलता है कि सड़कें बिल्कुल सीधी थीं। हाँ। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, मतलब एक ग्रिड पैटर्न। हाँ, ग्रिड पैटर्न। और कमाल की बात यह है कि कई घरों में पक्की ईंटों के बने बाथरूम्स और ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। ये उस जमाने के हिसाब से तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, और इसमें जो मानकीकृत पक्की ईंटों का इस्तेमाल है ना, वो खास ध्यान देने लायक है। सोचिए, इतने बड़े इलाके में लगभग पूरे आज का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में एक ही अनुपात, वो 4.2.1 वाला अनुपात, उसी की ईंटें मिल रही हैं। अच्छा। हाँ, ये किसी तरह के केंद्रीय नियंत्रण या कम से कम व्यापक रूप से स्वीकृत मानकों का संकेत तो देता ही है, जो उस युग के लिए असाधारण था। और फिर मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। हाँ, ग्रेट बात। उसका आकार और उसकी जो जल रोधक तकनीक है, जिसमें बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया, वो उस समय की इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या ये विशाल स्नानागार सिर्फ मतलब नहाने की कोई सार्वजनिक जगह थी, या इसका कोई धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व भी हो सकता है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? देखिए, पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि लिपि तो हम पढ़ ही नहीं पाए। हाँ, वो लिपि वाला पेंच तो है ही। लेकिन इसका आकार देखिए, इसकी सेंट्रल लोकेशन और जिस स्केल पर इसे बनाया गया, वो इशारा करते हैं कि ये शायद महज साफ सफाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। अच्छा। हाँ, कई जानकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल विशेष धार्मिक अनुष्ठानों या फिर सामूहिक शुद्धि के लिए होता होगा। शायद उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अहम केंद्र था ये। शहरों से बाहर निकलें तो उनकी अर्थव्यवस्था वो भी काफी उन्नत लगती है। सबूत मिले हैं कि वो खेती में माहिर थे। गेहूं, जौ, कपास ये सब उगाते थे। जी। और उनका व्यापार तो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। हड़प्पा की बनी हुई मोहरें, वो सील्स, वो सुमेरियन शहरों से मिली हैं, मेसोपोटामिया में। हाँ हाँ। ये इस लंबी दूरी के व्यापार का एकदम पक्का सबूत लें। ये मोहरें जिन पर अक्सर जानवरों की आकृतियां होती थी और कुछ लिखावट भी। हाँ, वो लिखावट जो हम पढ़ नहीं सकते। वही तो शायद सामान की पहचान के लिए या मालिकाना हक जताने के लिए या किसी तरह की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और आपने कहा मेसोपोटामिया में थोड़ी अलग मोहरें मिली। हाँ, कुछ स्रोतों में ऐसा जिक्र है। तो ये भी दिलचस्प है। हो सकता है उन्होंने निर्यात के लिए खास तरह की मोहरें बनाई हो। ये उनके व्यापारिक समझ को दिखाता है। ये तो हुई व्यापार की बात। लेकिन समाज कैसा था उनका? लोगों के विश्वास क्या थे, रीति रिवाज? क्या हमें मूर्तियों या कलाकृतियों से कुछ अंदाजा लगता है? हाँ, कुछ खास चीजें मिली हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो बहुत सारी मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं। अच्छा। जिन्हें अक्सर मातृ देवी कहा जाता है। शायद उर्वरता की देवी या देवी पूजा का प्रतीक हो। फिर एक पत्थर की मोहर पर योगी की मुद्रा में बैठे एक पुरुष की आकृति है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। हाँ, वो प्रसिद्ध पशुपति सील। जी। उसे कुछ विद्वान पशुपति यानी जानवरों का स्वामी या शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। हालांकि इस पर अभी भी बहस जारी है, ये पक्का नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आप पीपल जैसे पेड़ों की पूजा और वो कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। तो ये सब मिलाकर उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। सब कुछ इतना व्यवस्थित, इतना उन्नत, लेकिन फिर वो एक चीज आती है जो आज तक रहस्य बनी हुई है, उनकी लिपि। वो छोटे छोटे निशान, वो चित्र, क्या कहते हैं वो? यही तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन की सबसे बड़ी चुनौती है और शायद सबसे रोमांचक पहलू भी। हमें करीब 400 से 500 अलग-अलग तरह के निशान मिले हैं। इतने सारे? हाँ, जो अक्सर मोहरों पर, तांबे की पट्टिकाओं पर या मिट्टी के बर्तनों पर छोटी-छोटी लाइनों में लिखे मिलते हैं।
ये एक तरह की चित्रात्मक या चिन्ह आधारित लिपि लगती है। पिक्टोग्राफिक। हाँ, पर इसे आज तक कोई भरोसेमंद तरीके से पढ़ नहीं पाया है। अगर ये लिपि पढ़ी जा सके तो सोचिए उनके समाज, उनके ज्ञान, उनके राजाओं या शासकों के बारे में, उनके साहित्य के बारे में कितना कुछ पता चल सकता है। बिल्कुल। फिलहाल हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। बस अनुमान ही। और फिर वो सवाल जो सबको परेशान करता है, इतनी फली फूली सभ्यता आखिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म क्यों होने लगी? शहर क्यों उजड़ने लगे? क्या हुआ? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञ अब यही मानते हैं कि कई कारण एक साथ काम कर रहे थे, कोई एक वजह नहीं थी। अच्छा, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे मॉनसून का पैटर्न बदला होगा, जिससे खेती मुश्किल हो गई। सरस्वती जैसी नदियों के सूखने या मार्ग बदलने के भी प्रमाण मिले हैं। कुछ जगहों पर बाढ़ के निशान भी हैं। अच्छा। बाहरी आक्रमण वाली थ्योरी भी है, पर उसके पुख्ता सबूत जरा कमजोर हैं। ओके। शायद व्यापार में गिरावट आई हो, या कोई महामारी फैली हो, या समाज के अंदर ही कोई बड़ा टकराव या बदलाव आया हो। सबसे ज्यादा संभावना यही लगती है कि इन सब वजहों ने मिलकर धीरे धीरे शहरी जीवन को कमजोर कर दिया और लोग फिर छोटे गांवों या दूसरे इलाकों की तरफ चले गए होंगे। और ये जानना भी जरूरी है कि इस महान सभ्यता के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था जब तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी खोज नहीं हुई। बिल्कुल। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई और 1922 में राखालदास बैनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई। हाँ, ये नाम तो याद रखने वाले हैं। हाँ, और इन खोजों ने भारत के इतिहास को एकदम से कई हजार साल पीछे धकेल दिया और दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं की लिस्ट में एक नया अहम नाम जोड़ दिया। ये खोजें भारतीय पुरातत्व के लिए एक मील का पत्थर साबित हुईं। तो कुल मिलाकर देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। बेहतरीन शहर नियोजन, दूर तक फैला व्यापार, विकसित खेती और एक जटिल सामाजिक धार्मिक जीवन। सही कहा। लेकिन उनकी वो अनबूझ लिपि, वो एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे उनके विचार, उनकी कहानियां, उनका पूरा नजरिया छुपा हुआ है। और अंत में ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक पूरी सभ्यता की आवाज आज भी खामोश है क्योंकि हम उनकी लिखावट नहीं समझ सकते। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की परतें कितनी गहरी है और कितना को जानना भी बाकी है। पुरातात्विक खोजें हमें अतीत के दरवाजे तक तो ले जाती हैं, पर कभी-कभी वो दरवाजे बंद मिलते हैं और उनके पीछे छिपे रहस्य हमें हमेशा अपनी ओर खींच